नमस्कार दोस्तों। 2014 में सक्रिय राजनीति में आए एक शख्स हरियाणा की राजनीति में जो आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आज हमारे चैनल पर हमारे साथ युवाओं की धड़कन हरियाणा प्रदेश की, जो आज हरियाणा प्रदेश के हर युवा के जुबां पर एक ही नाम है, उस शख्स का नाम है दुष्यंत चौटाला, जो जीजेपी के नाम से, जन नायक जनता पार्टी के नाम से, जिन्होंने पार्टी लॉन्च करते ही हरियाणा की राजनीति में भूचाल सा ला दिया। आइए रूबरू होते हैं दुष्यंत चौटाला जी से। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले कल आपकी रैली थी जहां आपके साथ केजरीवाल जी ने, मुख्यमंत्री जो दिल्ली के हैं, उन्होंने मंच साझा किया, तो उस बारे में पहले हमें बताएं कि उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। एक ऐतिहासिक दिन जींद की धरती पर था जहां दो प्रोग्रेसिव पार्टियां एक मंच पर आई और इसी उद्देश्य के साथ आई कि परिवर्तन देश में लेकर आना है और उस परिवर्तन की नींव एक और पर ये जींद का उपचुनाव रखेगा। और केजरीवाल जी ने बड़े सटीक और साफ शब्दों में कहा कि आज लोग कास्ट बेस पे हमें डिवाइड करेंगे, धर्म के नाम पर हमें डिवाइड करेंगे, कोई खरीदने का काम करेगा, मगर हमें हिंदुस्तानी होकर, हरियाणवी होकर, जींदवासी होकर अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मन बनाकर दिग्विजय सिंह के पक्ष में वोट डालना है। और मुझे लगता है कि ये परिवर्तन है, इस परिवर्तन की शुरुआत जींद से हुई है। आगे लोकसभा और विधानसभा में आप देखेंगे कि पूरे देश में ऐसा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। साथ ही केजरीवाल जी ने ये भी तारीफ करते हुए आपका बताया उन्होंने चुनावी मंच से कि मैं दुष्यंत से आज पहली बार मिला हूं और 3 दिन पहले मेरी उनसे पहली बार फ़ोन पे बात हुई। समर्थन आम आदमी पार्टी ने आपको मेरे ख्याल से 15 महीने पहले ही दे दिया था, तो क्या इस बात में कितना तथ्य है कि पहली मुलाकात थी आपकी? 100% सच बात है। और हफ्ते पहले मेरे पास माननीय सांसद सुशील गुप्ता जी का संदेश आया था कि केजरीवाल जी ने मुझे भेजा है, और सरदार निशान सिंह जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, उन दोनों ने मिलकर एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल जी का धन्यवाद भी किया था। और मुझे लगता है कि एक देश सुधार के लिए सच्चाई के पथ पर हम हमेशा अप्रिशिएट करते हैं कि जो अरविंद जी ने काम दिल्ली में करे हैं शिक्षा और चिकित्सा के सुधार के, वो आम जन के अंदर कहीं ना कहीं एक डेवलपमेंट की बात करता है, आम जन को एक भविष्य दिखाता है कि यस, मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में जाएंगे, या हाँ, मेरा इलाज होगा तो सरकारी अस्पताल में होगा। आज हरियाणा के अंदर इस व्यवस्था के परिवर्तन की ज़रूरत है। आज लगभग हमारे सरकारी स्कूल खाली पड़े। गांव के अंदर तो ये हालात है कि बसें आती है और भरकर बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में ले जाने का काम करती है, और इतनी हाई फीस के बावजूद भी पेरेंट्स की मजबूरी है कि उन स्कूलों में अपने बच्चों को भेजने का काम करें। तो जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर परिवर्तन हुआ है, मुझे लगता है, मुझे एक चौधरी देवीलाल की बात याद आती है। वो कहते थे कि हमारा समय भला था जब शिक्षा और चिकित्सा मुफ्त में मिला करती थी, और मैं कहता हूँ हमारा समय सबसे आज के दिन एक टिपिंग पॉइंट पे आ चुका है, जहाँ जितना ज़्यादा पैसा शिक्षा और चिकित्सा में डालोगे उतनी आपको अच्छी मिलेगी। मगर परिवर्तन लाया जा सकता है, फ़ी कैप करी जा सकती है। आप हर 20 गाँव पे या हर ब्लॉक पर एक जेनरिक मेडिसिन की शॉप खोल सकते हैं, या एक मोबाइल डिस्पेंसरी बना सकते हैं जहाँ MBBS तरीके के डॉक्टर्स घूम कर गांव में जाकर ट्रीटमेंट करें। मैं मेरे आदर्श गांव जो हैं उनमें निरंतर मेडिकल कैंप्स लगवाता हूँ, और बहुत से ऐसे पेशेंट वहाँ आते हैं जिनके डेंटल प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो थोड़े से ट्रीटमेंट में ठीक हो सकती हैं, मगर अगर वो ट्रीटमेंट ना कराएं तो आने वाले समय में वो कैंसर बन सकती है। आँखों की ऐसी दिक्कत है कि कैटरैक्ट सर्जरी अगर प्राइमरी स्टेज पर हो जाए तो लोगों को विजन नहीं लॉस होता, मगर गांव के अंदर वो धुंधलापन जब आता है तो आम ग्रामवासी को कहीं ना कहीं वो समस्या का पता नहीं होता, और देसी वैद्य से स्टीरॉयड्स लेकर और ख़राब करने का काम करते हैं। महिलाओं के लिए जहाँ गायनी की व्यवस्था नहीं है, आप सोचो कि कितनी बड़ी समस्या है कि फ़ीमेल हाइजीन एक ऐसी चीज़ है जिसकी जागरूकता आज गांव के अंदर नहीं है। वो जागरूकता पहुंचाने की ज़रूरत है। ये बेसिक चीज़ें हैं, अगर हम इनको डेवलप कर दें, इनमें परिवर्तन ला दें, तो हरियाणा की हम दशा और दिशा को परिवर्तित कर सकते हैं। साथ में जो नवीन जय हिंद है आम आदमी पार्टी से, उन्होंने भी कल मंच से CBI का नाम लिया, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और इनेलो। इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? मैं ये कहूँगा कि आए तो जाली, वो तो सिर्फ आए की वजह से ख़त्म होगी।
और जहाँ सी और बी है, जींद की जनता जवाब सी और बी को दे देगी। और ये परिवर्तन होगा जो जिन लोगों ने जींद को पिछले लंबे समय से बर्बाद करने का कार्य किया है, उन लोगों को जवाब भी मिलेगा और 28 तारीख को जींद की जनता एक मजबूत मैंडेट भी देगी। एक अभी हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने आपकी और दिग्विजय, दुष्यंत, दिग्विजय और दुर्योधन, न जाने क्या क्या नाम से उन्होंने, दुशासन, क्या क्या उन्होंने नाम से मतलब पुकारा, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, खट्टर साहब का जो भाषण का व्यक्तित्व था, उसने एक चीज़ तो दर्शा दी कि अगर उनके लिए सबसे बड़ा कोई खतरे की घंटी है तो वो दुष्यंत है। इंग्लिश में वो भी डी से डेंजर होता है। और मैं तो उस सोच का हूँ जो सिर्फ डी से डेवलपमेंट की बात करता है। आप मेरी लोकसभा में आइए, हमारे 12 ओवर ब्रिजेस, 19 अंडर पासेज हिसार लोकसभा में अप्रूव्ड है। आप मेरी लोकसभा में आइए, हर 5 या 6 गांव में एक गांव में फॉगिंग मशीन है। जिन जिन गांव में पानी की किल्लत थी, आज वहाँ पानी के टैंकर हैं। देश का पहला पासपोर्ट सेवा केंद्र अगर कहीं खुला था तो हिसार लोकसभा में खुला था। देश का पहला वाईफाई विलेज कोई बना था तो हिसार लोकसभा में बना था। आज ये हालात है कि हिसार के अंदर जो नेशनल लेवल पर डेवलपमेंट पेंडिंग थी, जो एक पार्लियामेंटेरियन होने के नाते मेरे हाथ में थी, मैंने उसको बखूबी निभाया भी है, करवाने का भी काम किया। कई ऐसे प्रोजेक्ट्स थे, जैसे ड्राई पोर्ट का था, मैंने नितिन गडकरी जी से मुलाकात करी, उनको मांग भेजी, उनने अप्रूव कर भेज दिया। मैंने मुख्यमंत्री से 3 बार संपर्क साधने का काम किया पत्र के माध्यम से कि आप हमें लैंड एलोकेट करवाइए, यहाँ ड्राई पोर्ट बनेगा। वो ऐसी बड़ी बड़ी परियोजनाएं जो स्टेट सब्जेक्ट आ जाता है, वो आज भी पेंडिंग है, मगर हम प्रयास कर रहे हैं, उन चीज़ों को छोड़ेंगे नहीं। चाहे खट्टर साहब ना करें तो आने वाले भविष्य में जननायक जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो ड्राई पोर्ट भी बनेगा। जींद को हिसार से जोड़ने के लिए रेलवे लाइन भी बनेगी। जींद हिसार को चंडीगढ़ से जोड़ने के लिए एक नया रूट बनाया जाएगा, जिससे जो डेवलपमेंट फेज पेंडिंग पड़ा है ये अपनी गति पकड़े और हरियाणा प्रगति के पथ पर चले। साथ ही अभय चौटाला जी ने अभी हाल ही में एक बयान दिया कि मैं पहले घर से निकलता था तो अपने भाभी के हाथ का खाना खाए बगैर नहीं निकलता था, और आज उनका बयान है कि मैं आजीवन अब उनके हाथ से कुछ भी नहीं खाऊंगा, ये ना हो कि कहीं मेरी भाभी उसमें जहर मिलाकर मुझे मार दे। मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ। अभी आपने कहा CBI, आई जो थी, मैंने उसको इनेलो नहीं बोला, वो आई मतलब मैं है। अभी आपने कहा मैं निकलता था, वो कहते थे मैं बाई इलेक्शन जिताता था, मैंने इतना काम किया, इसलिए वो आई जो था वो समाप्त हो चुका। अब तो हरियाणा प्रदेश में जननायक जनता पार्टी है। और जो लोग ये कहते हैं कि जहर मिला देंगे, मुझे नहीं लगता कि ऐसी सोच भी हमारे घर में कभी आ सकती है। मगर जनता बहुत जागरूक है। आजकल जहर, डंडे, बंदूकों की ज़रूरत नहीं, आजकल तो बटन की पावर बहुत है। और 28 तारीख को जब वो मशीन टी 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 करेगी तो अपने आप कईयों के शुगर बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर हाई लो होगा, और मुझे लगता है कि वो मैंडेट अपने आप हरियाणा प्रदेश में जवाब देगा। आपके दादा दादी का भी बयान था, ओम प्रकाश चौटाला जी और उनकी धर्मपत्नी, कि दिग्विजय और दुष्यंत गद्दार हैं, देशद्रोह हैं। गद्दार तो चलो हमें थोड़ा समझ में आता है, देशद्रोह वाली बात कुछ समझ में नहीं है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो अभी क्रिमिनोलॉजी में LLM करके हटा हूँ जी, और मुझे तो आज तक नहीं समझ आई कि देशद्रोही किस बात पे मुझे कहा गया। क्या जननायक जनता पार्टी पाकिस्तान में फॉर्म होकर इंडिया में चुनाव लड़ रही है? क्या जननायक जनता पार्टी कोई ISIS की एजेंट है? क्या जननायक जनता पार्टी ने कोई पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी से हाथ मिला रखा है? ये अपने आप में दिखाता है कि ये प्रोपोगेटेड वाक्य था। मगर मेरे बुज़ुर्ग हैं, उनने जो भी कहा मैं उसके खिलाफ ना तो पिछले दिनों में कोई टिप्पणी कर बैठा हूँ, ना आज करता, ना आने वाले भविष्य में करता। उनका राजनीतिक जीवन बहुत लंबा रहा है। क्या मजबूतियाँ, क्या परिस्थितियाँ रही, क्यों ये बात कहनी पड़ी, उसका जवाब तो वो मेरे से बेहतर दे पाएंगे। मगर मेरे बुज़ुर्ग हैं, उनने हमें चलना सिखाया है, उनने हमें बताया है कि राजनीति में ठंडे रहकर कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। और मुझे लगता है कि उनकी सिखाई बातें जीवन में आज काम आ रही हैं। ये पॉलिटिक्स है, और इस पॉलिटिक्स के अंदर
एक बड़े सीनियर पॉलिटिशियन ने कहा था मुझे कि बेटा अपना सब्र ना तोड़ियो, पता नहीं राजनीति में क्या क्या आरोप लगेंगे, क्या क्या छलावे आएंगे, क्या क्या बातें आएंगी। और मुझे लगता है कि जब वो व्यक्ति ये बात सुनेंगे तो उनको भी विश्वास हो जाएगा कि मेरे द्वारा कही गई बातें बहुत गलत थी। और साथ ही अभी हाल ही में सुरजेवाला जी का बयान था, उन्होंने ये बोलते हुए बयान दिया चुनावी मंच पे प्रचार के दौरान कि जो पोते अपने दादा दादी के ना हो पाए, अपने परिवार के ना हो पाए, वो लोगों का क्या होंगे। इस बारे में आपका क्या? मैं आपके माध्यम से सुरजेवाला जी को भी जवाब दूंगा और सारी जनता से भी आग्रह करूंगा कि आप इतिहास की बात समझिए। चौधरी देवीलाल जी ने अपने पिता के साथ लड़ाई लड़ी थी क्योंकि मुजारों के अधिकार नहीं मिल रहे थे, और चौधरी देवीलाल जी वो व्यक्ति थे जिनने अपनी पूरी पैतृक ज़मीन मुजारों में बांट दी थी, और उसके लिए उनके घर में बहुत सी लंबी लड़ाइयाँ हुई। मगर उसके बाद जब समाज की बात आई तो लोगों ने उनको अपनाया, और फिर उनके घर वालों ने दोबारा उनको अपनाया कि हमारे एक लायक परिवार का सदस्य है। आज जो परिस्थिति है, मुझे लगता है कि हरियाणा की जनता के लिए हमें संघर्ष करना है और चौधरी देवीलाल के दिखाए हुए पथ पर चलना है। और उसके लिए अगर राजनीतिक विचारधाराएं अलग होंगी, अगर हरियाणा की बात करने के लिए मुझे कोई रोकेगा, तो मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं रुकूँ ना, मैं हरियाणा की लड़ाई लड़ूँ। और इसीलिए जननायक जनता पार्टी का निर्माण हुआ। कोई एक अकेले दुष्यंत ने तो निर्माण नहीं किया, इसमें तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी भी हैं, डॉक्टर बांगड़ जी भी हैं, राम कुमार गौतम जी भी हैं। आप बात करें तो हमारे बीच में जगदीश नैयर जी भी हैं। 36 बिरादरी के नेता एक होकर एक मंच पर आए और एक ऐसी मजबूत ताकत का निर्माण किया जिसका असर इस उपचुनाव में दिखा। चाहे वो कांग्रेस, चाहे वो बीजेपी, चाहे गठबंधन हो, चाहे और कोई दल हो, सबके निशाने पे पिछले पूरे कैंपेन के दौरान एक ही चीज़ सामने आई कि दुष्यंत ऐसा है, जननायक जनता पार्टी ऐसी है, दिग्विजय ऐसा है। ये स्पष्ट कर देता है कि उन सब का मुकाबला केवल मात्र इस एक संगठन से था जिसका निर्माण हुए जुम्मा 50 दिन हुए। और आप खुद सोचिए कि 50 दिन में हमने हरियाणा प्रदेश की राजनीति को हिलाने का काम कर दिया, तो 5 महीने रुक जाइए, विधानसभा चुनाव आएगा। जैसे पसीने इन दिग्गजों के हमने जींद में निकाले हैं, हरियाणा प्रदेश की जनता पूरे प्रदेश में निकालने का काम करेगी। साथ ही आप पे ये भी आरोप लगा आप ही के परिवार से कि ओम प्रकाश चौटाला जी की फरलो रद्द करवाने में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और दुष्यंत चौटाला का बहुत बड़ा हाथ है। मैं तो धन्यवाद करूंगा आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि कल अरविंद जी ने इस बात पर विराम लगा दिया कि मेरी उनसे बात ही 3 दिन पहले पहली बार हुई और मुलाकात पहली बार हुई। और अगर मेरे में ये ताकत होती कि मैं किसी की फरलो रद्द करा सकता हूँ, तो मैं पहले मेरे पिताजी की फरलो कराता, उनको हमारे बीच में लेकर आता। वो इस पार्टी के संरक्षक हैं। उनका जो संघर्ष है, चाहे वो 600 किलोमीटर पैदल चलने का हो, चाहे हरियाणा के प्रत्येक गांव में मोटरसाइकिल यात्रा ले जाने का हो, हरियाणा के प्रत्येक गांव से साइकिल यात्रा निकालने का हो, उनने जो संघर्ष किया है, उनने जो अपने जीवन के 40 साल हरियाणा की जनता को समर्पित करे हैं, मुझे लगता है कि हमारे लिए तो वो ताकत थी। वो जब जींद में आते तो एक ऐसा परिवर्तन लाते जो बदलाव दिखाता। मगर ना तो मैं इस सोच का व्यक्ति हूँ जो कानून को अपने हाथ में लेगा या कानून का मिसयूज़ करेगा। जो भी डिसीजन लिया गया वो खुद जिन लोगों ने आरोप लगाया उनको जवाब देता है। जब पत्र आया तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि आप एक जगह स्टेशन रहेंगे, आप कैंपेन नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है ये लोग खुद ही नहीं आना चाहते थे, और ना आने की नवज में जब अपने आप को बचाना था तो इस तरह के आरोप लगाकर भागते रहे। साथ में मिड्डा साहब के देहांत के बाद, जैसा कि हमें पता है, जींद में उपचुनाव हो रहे हैं। डॉक्टर किशन मिड्डा, जो उनके पिताजी थे, इनेलो से विधायक थे। डॉक्टर किशन मिड्डा बीजेपी में ज्वाइन किया उन्होंने। आपको नहीं लगता कि अगर इनेलो छोड़ी, कहीं ना कहीं जननायक जनता पार्टी को भी चाहिए था डॉक्टर किशन मिड्डा की तरफ रुझान थोड़ा सा? हर व्यक्ति का अपना निर्णय होता है कि वो राजनीतिक तौर पर किस सोच को आगे लेकर चलना चाहता है। मिड्डा जी के स्वर्गवास के बाद उनके सुपुत्र का ये विजन रहा। पर मुझे जींद शहर में कई बार एक चीज़ देख के बड़ा दुख हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पोस्टरों से, अपने बैनरों से, अपने प्रचार से स्वर्गीय मिड्डा जी को गायब कर दिया। जिस व्यक्ति ने 10 साल निस्वार्थ
इस जींद शहर के लिए, चाहे विपक्ष के अंदर होते हुए भी धक्के खाए, लड़ाई लड़ी, अपनी बात मनवाने का काम किया, चाहे विधानसभा के माध्यम से हो, चाहे सेक्रेटरीट में धक्के खा के हो। उनके सुपुत्र ने भी पोस्टरों से उनकी फ़ोटो गायब कर दी। इससे ज़्यादा दुखद बात क्या होगी कि आज जिस व्यक्ति की वजह से वो बने हैं, उस व्यक्ति को उनने भूलने का काम किया। मगर मैं ये मानता हूँ कि आज की जो परिस्थिति है, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का भी ये भी भरोसा नहीं कि अगला चुनाव में अगर उनको टिकट ना मिली तो वो बीजेपी में रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये स्वार्थ दिखाता है कि केवल मात्र इस चीज़ की वजह से कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, वो भागे। जींद की जनता उसको भी सोचकर अपना मैंडेट देने का काम करेगी। कितना मुश्किल रहा आपको जींद के उपचुनाव में कैंपेनिंग के दौरान कि खट्टर साहब ने तो अपनी पूरी की पूरी कैबिनेट जींद में उतार दी, जहां फाइनेंस मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, सारे मिनिस्टर, कैबिनेट का कैबिनेट, और एक तरफ दुष्यंत सिंह चौटाला और दिग्विजय, जिसको राम और लक्ष्मण की भी उपाधि उनके कार्यकर्ताओं ने दी है। तो कितना टफ रहा आपके लिए? मैं एक चीज़ तो कहूँगा, जींद की जनता आज बहुत खुश है कि 4.5 साल में जिन मंत्रियों के शक्लें नहीं दिखी, जिस मुख्यमंत्री को जींद की सड़कों पे चलता नहीं देखा, ये छोटे छोटे युवा साथियों ने, 28 साल और 30 साल के युवाओं ने उनसे जींद की एक एक गली, एक एक सड़क नपवा दी। और उनको भी सड़कों पर दौड़ते हुए ये पता चल गया कि जींद का हमने विकास नहीं किया। मगर एक चीज़ तो मैं मानता कि जब कहा जाता है कि जींद के निर्माण में बाधा लगाई गई, रोका गया, जींद के अंदर डेवलपमेंट फेज़ को बंद किया गया, अपने आप उन मंत्री और संतरियों ने ये देख लिया कि जींद के विकास में क्या क्या पाबंदियां रही, क्यों ये समस्याएं रुकी, क्यों उनके डिपार्टमेंट्स का जो खजाना था वो जींद की तरफ नहीं खुला। आज बहुत जागरूक जनता है और जागरूक जनता सोच समझकर अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल करेगी। और जहाँ हमारी बात आती है, मैं तो ये मानता हूँ, मैं 26 साल का पार्लियामेंट में गया था और उस कॉन्फिडेंस के साथ गया था कि परिवर्तन लाना है। आज हमने एक 28 साल का युवा दिया है और 28 साल के युवा को जींद में उतारने का ये उद्देश्य है कि अगले 50 साल वो जींद की जनता के बीच में रहकर जींद की सेवा करने का काम करेगा, जींद में बदलाव लाने का काम करेगा। और मैं तो सारे जींद वासियों से आग्रह करूँगा कि आप सबको मिलकर इस बदलाव की मुहिम में अपना योगदान और हवन के अंदर अपनी आहुति दिग्विजय के पक्ष में मजबूती देकर देनी चाहिए।